दोस्तों उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया की दरअसल आजमगढ़ जोन के जो आईपीएस अफसर हैं डीआईजी जिनका नाम वैभव कृष्णा होता है और उनके पास लगातार दोस्तों सूचना मिल रही थी कि साहेब जो बलिया का एक थाना है नरही वहाँ लोग अक्सर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ पुलिस वाले भी दोस्तों होते हैं वो अवैध रूप से वसूली करते हैं 500-600 ना दो तो मारपीट भी करते हैं और गालियां भी देते हैं। अब करें तो क्या करें दोस्तों। जैसे ही अफसर ने ये बात सुनी उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। शुरुआत में उन्होंने इस सूचना थी इस शिकायत को थोड़ा सा शिथिलता के साथ लिया, लेकिन उन्हें लगा कि जब बार बार शिकायत आ रही है तब वो अपने जोन जो बनारस के एडीजी जोन होते हैं जिनका नाम पीयूष मोरडिया होता है दोस्तों उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि साहब एक तरह की शिकायत मिल रही है, क्या करना चाहिए। अब जो एडीजी जोन होते हैं दोस्तों बनारस के वो कहते हैं कि ठीक है देख लेते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। तभी 4-5 दिन लगातार पुलिस वाले सादा वर्दी में उन दोनों जगह पर खड़े हो जाते हैं और देखने के लिए जानने के लिए आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है और क्या शिकायत सच्ची है या झूठी है। दोस्तों जब 4 दिन लगातार शिकायत देखी जाती है और वहाँ से सैकड़ों की संख्या में वाहन गुजर रहे थे और डंडों के आवाज़ से उन वाहनों को रोका जाता है और कुछ तो पुलिस वालों को देखकर खुद ही जाकर पैसे दे दिया करते हैं दोस्तों। तो कुछ से जानबूझकर मांगे जा रहे थे क्योंकि यह सिलसिला थोड़े बहुत दिनों से नहीं दोस्तों वो लंबे समय तक से चल रहा था दोस्तों। अब यह सूचना पहुंच जाती है आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण के पास और साथ ही वो अपने सीनियर अधिकारी जो एडीजी जोन होते हैं पीयूष मोरडिया और पास उनके कहते हैं कि बात तो सच है, इसलिए अब ये दोनों अपनी तरह से प्लानिंग दोस्तों करते हैं और कहते हैं कि ये कुछ टीम बनाते हैं, यानी कि अब एडीजी जोन जो होते हैं पीयूष वो 2 टीम बनाते हैं दोस्तों। साथ ही जो आईपीएस वैभव कृष्णा जी होते हैं वो आजमगढ़ के डीआईजी होते हैं, वो अपनी तरफ से 3 टीम बनाते हैं। टोटल मिला के दोस्तों लगभग 5 टीम तो हो ही जाती है और वह टीम बनाने के वो कहते हैं कि हम बलिया के जो नरही थाना है उसमें भरौली तिराहे पर हम लोग सिर्फ चलेंगे, देखेंगे और करेंगे कुछ नहीं। इसके बाद वो सीधे यहाँ से रात के लगभग दोस्तों 1 से 2 बजे तक के आसपास वाक़या वो होगा। लगभग 24 से 25 जुलाई 2024 की रात की दोस्तों बात है। 5 अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, 5 अलग अलग गाड़ियों में टीम में 5 ही बंदे होते हैं। यहाँ से सीधा और भरतो तराई के बाद वहाँ रुकते हैं और वहाँ से सीधे गाड़ी बक्सर यानी बिहार की तरफ गाड़ी चली जाती है। अब यहाँ से पंगा नदी को जो पुल है दोस्तों उसके पार करके आगे चले जाते हैं और बक्सर जाने के बाद कहते हैं कि चलो ठीक है वापस चलते हैं। यानी कि इनकी जो गाड़ी थी दोस्तों वो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और प्राइवेट ही इन्होंने कपड़े पहने हुए थे और इनकी पुलिस के कोई कपड़े उड़े नहीं पहने हुई थी। और सीधे जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर रात के लगभग 2 से 3 बजे आसपास का वक्त चला था और पहले ही 2 बजे उस रात पर पहुँचे थे दोस्तों। फिर वापस लौट के आते हैं तो रात 2 बजे देखते हैं कि ये पुलिस वाला जिसका नाम शायद हरिदयाल है वो अलग अलग ट्रकों से पैसे वसूल रहा है और 3 पुलिस वाले आराम से कुर्सियों पर दोस्तों बैठे हुए हैं और वो लगभग 15 से 25 लोग होंगे जो सादा वर्दी में थे और वो इधर उधर अपने खड़े हुए थे।
वो इस तरह से गाली कर रहे थे जो भी ट्रक गुजर रहा था। अब ट्रक कम से कम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इस वाहन के साइड पे दोस्तों खड़े हुए थे, ताकि वाहनों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच में जब पैसे मांगे जा रहे थे तो इसकी जो 5-6 टीम थी पुलिस वालों की, वो होती है 5 टीम जाकर एक पुलिस वाले यानी कि हरिदयाल सिंह का हाथ पकड़ लेते हैं। और हरिदयाल का जैसे हाथ पकड़ा जाता है तो हरिदयाल पूछता है, क्या बात है, कौन हो? और जो लगभग 150 लोग जो इधर उधर खड़े हुए थे, वो भी इधर जब पुलिस वाले का हाथ पकड़ा जाता है तो उनकी तरफ तो दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो आवाज़ लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि आजमगढ़ के डीआईजी साहब हैं, साथ ही बनारस जोन के इसमें एडीजी साहब हैं। दोस्तों इतना कहना था कि वहाँ पर सिर्फ भगदड़ मच जाती है। अब जो दलाल होता है वो भी इधर उधर भागने लगता है, और ऐसा भाग रहे थे कि वो इधर उधर भागते भागते एक दूसरे के ऊपर भी दोस्तों गिरे जा रहे थे। जो पुलिस वाले बैठे हुए थे अभी तक शांत आराम से, उन्हें लग रहा था कि शायद ये पकड़े जाएंगे और ये अधिकारी हैं। तो वो जंगल के रास्तों में जहाँ से जैसे मौका मिल रहा था वैसे वैसे भागते चले जाते हैं। और जो हरिदयाल को जब पकड़ लिया जाता है और हरिदयाल को जब पकड़ा जाता है तो दोस्तों उससे पूछा जाता है कि ये जो भागे थे वो कौन कौन थे। तो बताता है कि साहब इसमें से एक हेड कांस्टेबल विष्णु यादव और दूसरा दीपक मिश्रा और बलराम सिंह, ये 3 पुलिस वाले थे जो वहाँ पर काम करते थे। उस कुर्सी पर बैठे हुए थे। बाकी लगभग 1500 से 1600 जो लड़के थे जिन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे वो भी पकड़े जाते हैं। और वो पकड़े जाते हैं तो क्योंकि 5 टीम उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ था। अब इस बीच इनको पकड़ लिया जाता है। दोस्तों पकड़ने के बाद अब जो हरिदयाल से जब बातचीत करने लगती है जब पुलिस, तो हरिदयाल की जो आंखों में आंसू होते हैं वो गिड़गिड़ा रहा था और दोस्तों रो रहा था और पैरों के बल बैठ जाता है और कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई और मैं इस तरह की वसूली नहीं करूँगा ज़िंदगी में अपने। दोस्तों वह पूछता है कि भाई कितने रुपए वसूल रहे थे? उसने कहा साहब अवैध रूप से वसूली जरूर हो रही थी, इसमें पक्की जानकारी। जैसे ही इसमें हरदयाल से पूछा जाता है कि तुम इस पैसे का करते क्या हो, दोस्तों वह कहता है कि साहब हम तो पुलिस वाले रखते हैं जो देते हैं, पन्नेलाल जो SHO साहब होते हैं उनको देते हैं, जो कि नरही थाने के इंचार्ज होते हैं। अब जैसे ही बात सुनी जाती है वह कहता है कि साहब यहाँ पर मैं अकेले नहीं होता, बल्कि जो बाकी पुलिस वाले होते हैं जो जिनके रोटेशन के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगती है, और पुलिस वालों के साथ लगभग 15 से 20 लड़के होते हैं। इनको महीने की तनख्वाह दी जाती है। यह सारे पैसे वसूल के हम लोगों को देते हैं और हम लोग पैसे आगे SHO साहब यानी थाना इंचार्ज को देते हैं। इस तरह की जब बात चल रही थी ये हिसाब किताब लगा और 5 लाख में से 4 लाख वो SHO साहब को दे देते हैं। दोस्तों अब जैसे ही अधिकारी की बात पता चलती है तो अधिकारी बड़े सख्त रह जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही सचमुच निकलती है, इसमें कोई झूठ नहीं होता है। अब ADG साहब और साथ ही जो बाकी पुलिस वाले थे इन सब की तलाशी दोस्तों लेते हैं, और तलाशी लेने के बाद जब 7 से 8 हज़ार के आसपास मिलते हैं। अब यहाँ से अगली भी शिकायत थी, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर एक चौकी पड़ती है, कोटा डी पर भी शिकायत थी कि यहाँ पर भी इस तरह से होता है, यानी कि वसूली होती है।
अब आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्णा और साथ ही एडीजी साहब जो होते हैं वो उनसे वापस आपस में बात कर रहे थे कि सब आगे क्या करना है। वो कहते हैं कि आगे करना है क्या है कि यहाँ से कंडक्टर बन के चलते हैं और देखते हैं कि क्या कितनी सच्चाई है और क्या चौकी पर वसूली होती है या नहीं होती है। दोस्तों लेकिन इतना तामा जामा अगर हम लेके जाएंगे, बाकी पुलिस वालों के लेके जाएंगे तो शायद इसमें गड़बड़ हो सकता है। और जितने भी लोगों को पकड़े जाते हैं इनको तो नरही थाने में ही बंद कर दिया जाता है। दोस्तों लेकिन यह सूचना अभी तक लीक बिल्कुल नहीं हुई थी और इसी बात की शर्त रखी थी कि आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्णा ने कि जो टीम का हिस्सा बनेगा, यदि किसी ने भी सूचना लीक करने की कोशिश की तो समझ लेना उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी जेल जाना पक्का है। दोस्तों यह सूचना लीक नहीं होती है। अब जिले के जो एसपी होते हैं, बाकी अधिकारी होते हैं, दोस्तों वो आराम से इत्मीनान से इतने सो रहे थे, चाहे चौकी इंचार्ज हो चाहे थाना अध्यक्ष हो। दोस्तों किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी कि इतना बड़ा छापामारी हो रही है और 5 टीम छापेमारी कर रही है। दोस्तों तभी एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम जयराम ठाकुर होता है और उसका ट्रक ड्राइवर का नंबर होता है। दोस्तों उसमें इसके बातचीत होती है और पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो। दोस्तों वह कहता है कि साहब मैं तो गाजीपुर की तरफ जा रहा हूँ। कहते हैं कि मैं भी अपने साथ बिठा लो, हम लोग आपके कंडक्टर बन करके जाएंगे और आपके साथी बन के जाएंगे, तो इसीलिए आप इस बात का एहसास मत होने देना कि हम लोग अधिकारी हैं। यानी कि इसमें एडीजी साहब जो आईपीएस ऑफिसर पीयूष पोडिया होते हैं वो साथ ही आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्णा होते हैं। दोस्तों उनके साथ एक उनके हमराह भी होते हैं जो सब इंस्पेक्टर होते हैं। दोस्तों ये तीनों अधिकारी ट्रक में बैठ जाते हैं और उस ड्राइवर के साथ, और जैसे ही वो कोटा की तरफ चौकी होती है उसके सामने गुजर ही रहे थे कि वहाँ पहले से एक तो वहाँ की जो लाइन लगी हुई थी, हर वाहन को वो तब निकलने दे रहे थे जब वाहन 500 से 600 रुपये तो वो नरही का जो इलाका है वहाँ पर ना देकर आ रहे थे। भरली राह पर आगे जो कांटा था चौकी होती है वहाँ पर भी वसूली होती है। 500 वहाँ से आगे 500, हालांकि चौकी पर 500 कभी 400 इस तरफ से पैसे कम या ज़्यादा भी हो जाते थे। और वहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं और दोनों व्यक्ति जो होते हैं आराम से डंडे मार मार के, यहाँ फिर जिस तरह से पुलिस का अपना रोब होता है कुछ इस तरह से रोब गाली करते हैं और इस ड्राइवर को रोकते हैं जिसका नाम लगभग दोस्तों जयराम होता है। और जयराम से कहते हैं कि भाई पैसे निकालो। अब यहाँ आईपीएस ऑफिसर जैसे ही दोस्तों उस पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश कर ही रहे थे तो उस पुलिस वाले ने डपटा हुआ था, डपट दिया और कहा ज़्यादा ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो डंडा पेल दिया जाएगा। कुछ इस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यहाँ जो गाड़ी के अंदर सब दोस्तों इंस्पेक्टर बैठे हुए थे उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कूद के सीधा नीचे जाते हैं और जाने के बाद उस सिपाही को जिसने कहा था वो पकड़ लेते हैं। तो सिपाही का नाम होता है सतीश गुप्ता। सतीश गुप्ता का जब हाथ दोस्तों वो पकड़ लेते हैं, वो कहता है कि दिमाग खराब हो रहा है, तुम जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो। दोस्तों यह कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और अंदर एडीजी साहब बैठे हुए हैं। दोस्तों साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्णा कुमार भी बैठे हुए। सो वैभव कृष्णा का नाम तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो बेहद ही ईमानदार
किस्म के अधिकारी हैं। इसलिए पूरा लगभग प्रदेश क्या पूरा देश के बहुत सारी जगह उन्हें जाना है और पहचान जाता है। जैसे ही दोस्तों सतीश चंद्र गुप्ता सिपाही ने जो वसूल कर रहा था, उसने यह बात सुनी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई हो। और साथ में उसका जो खड़ा हुआ था अशोक नाम का एक व्यक्ति, जो सादा वर्दी में था, यानी कि वो पुलिस वाला नहीं था, वो सिर्फ पुलिस के लिए काम कर रहा था और महीने जैसे क्या किसी को नौकरी पर रख लिया जाता है। बस मौका मिलते ही वो अशोक तो वहाँ से भाग जाता है। अब दोस्तों सतीश चंद्र हाथ पैर जोड़ने के कहने लगाता है, साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो सर चौकी इंचार्ज ने कहा है कि सभी चौकी इंचार्ज यानी राजेश कुमार, रमेश कुमार अलग अलग टाइम में अलग अलग पुलिस वाले की ड्यूटी लगाते हैं। दोस्तों उनका काम होता है कि वह दलालों के साथ मिलकर इन ट्रकों से जो बालू जाता है और रेत जाता है, इन ट्रक ड्राइवरों से 500-600 तक वसूल करते हैं। बस इतना होना है कि उसमें से बाद फिर यह बात बुरी तरह से फैल जाती है। दोस्तों अखबारों में, टेलीविज़नों पर, साथ ही सोशल मीडिया पर और सभी जगह बात यहाँ आने लगती है। और जो दोस्तों जब आने लगती है तो फिर यह जो इन अधिकारियों के पास तो थी ही, इन्होंने नरही थाने के जो इंचार्ज होते हैं, थाना अध्यक्ष होते हैं, जिनका नाम पन्ने लाल होता है दोस्तों, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर मंगला प्रसाद इनको सस्पेंड कर देते हैं तुरंत खड़े पैर। और मुख्य आरक्षी जो विष्णु यादव होते हैं, हरिदयाल और दीपक मिश्रा, बलराम सिंह और ये जो और सारे बंदे, उदय प्रशांत सिंह, यह सब नरही थाने का स्टाफ दोस्तों होता है। दोस्तों इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों कोटा की डीही की जो दोस्तों वहाँ का स्टाफ होता है, उसमें प्रभारी राजेश कुमार होते हैं और साथ ही जो मुख्य आरक्षी होते हैं अपना यादव जी, वो सिपाही परमवीर जी और सतीश जी और बहुत सारे जो हमारे होते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानचंद भी होते हैं और साथ ही मिलाकर लगभग 17 से 20 पुलिस वाले होते हैं। इनको दोस्तों सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अगला दिन निकलता है, जब दिन निकलता है तो उसके बाद फिर एसपी जो होते हैं इस ज़िले के, जिनका नाम होता है वर्मा साहब जी होता है, वो दुर्गा शंकर तिवारी जो एसपी वहाँ के होते हैं। दोस्तों इनको कुछ नहीं पता था कि हमारे ज़िले में फला चौकी, फला थाने में कुछ इस तरह के बड़े अधिकारी दोस्तों मिल करके या कार्रवाई कर रहे हैं। उनको दोस्तों कान तो खबर तक नहीं होती है। साथ ही जो सीओ होते हैं, जिनका नाम शुभ सूचित होता है, इनको भी नहीं पता था कि दोस्तों दिन निकलता है लगभग 8-9 बजे आसपास वक्त था। इत्तेफाक में उसी नरही थाने की तरफ रुख करते हुए नरही थाने में अब कम से कम कई पुलिस वाले और कई दलाल वहां पर बंद हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही अंदर एंट्री होती है दोस्तों पता चलता है कि यहाँ पर तो रात डीआईजी और एडीजी साहब ने पर भारी पुलिस बल के साथ छापा मार दिया है। अब इनकी भी हालत दोस्तों बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इनको यह पता था कि फिर ना पता होने के नाटक कर रहे थे। बात यहाँ तक से पहुँच जाती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक। तो जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय तक यह बात पहुँचती है योगीनाथ के पास, तो एसपी जो होते हैं, साथ साथ एसपी दुर्गा शंकर तिवारी, इनका तबादला तुरंत रंगों हाथ कर दिया जाता है। इनको दोस्तों वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। जो सीओ होते हैं शुभ सूचित, इनको भी सस्पेंड दोस्तों कर दिया जाता है और निलंबित कर दिया जाता है और साथ ही आदेश कर दिया जाता है कि सीईओ, थाना अध्यक्ष, चौक इंचार्ज, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिरकार इनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी पैसा है, ऐसा तो नहीं है। इन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक रहते रहते इन्होंने बहुत सारा माल कमाया हो और जहाँ जहाँ भी इनकी संपत्ति, चाहे इनका नाम
है इनके रिश्तेदारों के नाम हैं और किसी के भी दोस्तों परिवार के नाम हैं। कुल मिला के इनकी जो जितनी भी संपत्ति चल अचल सारी है वो जांच होनी चाहिए और जांच पड़ताल होने के बाद आगे की कार्रवाई दी जाएगी। और साथ ही जितने भी पुलिस यानी 17 से 18 पुलिसकर्मी जो होते हैं वहाँ दोस्तों तुरंत ही निलंबित हो जाते हैं। तो निलंबित पुलिसकर्मियों की जो आवाज़ थी उसको सील कर दिया जाता है और क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से वसूली की थी, उस वसूली में कितने हिस्सेदारी उन्होंने अपने पास रखी और कहाँ रखी, उनके बैंक खाते से लेकर उनके परिवार के सारी डिटेल वगैरह जो उसकी सर्विस लाइंस में लगा दिया गया दोस्तों, कॉल डिटेल सहित निकाला जाएगा। दोस्तों कार्यवाही चल रही है। आखिरकार उन्होंने पिछले दिनों में कितने रुपए की अवैध रूप से वसूली की है और बात अधिकारियों तब तक थी शासन तक पहुंच जाती है। तो सब इंस्पेक्टर जो सुशील कुमार इस मामले में एक एफआईआर दोस्तों दर्ज कराते हैं। इसमें लगभग 7 से 8 पुलिस वाले होते हैं, लगभग 125 टोटल मिलाकर लगभग 25 से 26 लोग होते हैं। इसमें 7 पुलिस वाले होते हैं जिनके पास जो नई धाराएं, नया कानून जो बनाया गया और भारतीय न्याय संहिता उनकी धाराओं से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और जो मुकदमा दर्ज करने के बाद यह मामला फिर सोशल मीडिया पर दोस्तों बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी अपना दोस्तों सोशल मीडिया हो, जिनके खिलाफ एफआईआर होता है उसमें आरक्षित हरदयाल और सतीश, शंकर और विवेक, जितेंद्र और जितने भी अजय कुमार, लगभग सारे लोग पर जो भी हमारे पुलिसकर्मी होती हैं उन पे कार्रवाई होने लगती है। दोस्तों जो विकास राय, आगे हरदयाल, सलीम और सलीम अंसारी, आनंद कुमार ठाकुर, दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल विष्णु यादव और आरक्षी दीपक मिश्रा, यहाँ तक कि बलराम सिंह और जो वहाँ के थाना अध्यक्ष पन्ने कुमार और वहाँ के उप निरीक्षक राजेश कुमार, जो चौकी प्रभारी कोटक के, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जो आसपास के जितने भी ज़िले होते हैं वहाँ के आसपास के जो जहाँ पर इस तरह से अवैध रूप से वसूली होती है वहाँ तक भी हड़कंप दोस्तों मच जाती है। लेकिन ज़रूरत है कि एक आईपीएस ऑफिसर की, और आईपीएस ऑफिसर यानी वैभव जैसे ईमानदार ऑफिसर की, जो रात में चुपचाप और अवैध वसूल करने वाले दोस्तों, जो ऐसे सिपाही जो हमारे देश में हैं, ऐसे दरोगे हों जो सबक सिखा सके। इसके जो प्रशासन तक यह बात पहुंचती है तो जो प्रशासन यानी जो मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी दोस्तों बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं और वो भी आदेश करते हैं कि अगर कहीं पर कुछ इस तरह की बात मिलती है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। दोस्तों इस घटना से जो भी आपको सीखने को मिला है दोस्तों, वह हमारे